Very good morning, all of you. Welcome in 5th class of पॉलिटी। इससे पहले हमने क्या करा बताओ? हाँ, फंडामेंटल राइट करे थे आपके। उससे पहले भी कल हमने थोड़ी लंबी क्लास रही थी, नागरिकता से रिलेटेड कुछ चीजें करी थी। नागरिकता नहीं, उसके बाद में कुछ और था। वो थे आपके NRI, PIO, OCI। अच्छा, वो बाद में क्या बना दिए? OCI कार्ड होल्डर। कब से? 2015 से। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, जो प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? कब से आपका शुरू हुआ? 2003 से। किस कमेटी की सिफारिश पे? LM सिंघवी, ML नहीं है, LM है, LM सिंघवी की रिपोर्ट पे इन्होंने रिपोर्ट दी थी। किसको लेकर के थी? बेसिकली ये जो है ना, दोनों को एक करने के हिसाब से थी। सन 2000 में बनी थी ये कमेटी, उसने रिपोर्ट दी थी सन 2002 में, और उसी के आधार पर क्या कर दिया गया? PIO और OCI को मर्ज कर दिया गया। OCI कार्ड होल्डर एक नया कंसेप्ट बना दिया गया। अब कहने का मतलब है ये लंबे समय तक रह सकते हैं। PIO के लिए समस्या थी, बार बार उनको जाना पड़ता था। जो रजिस्ट्रार है उसके ऑफिस पे, जो फॉरेन मसले को लेकर के काम करता है, ठीक है? उसके बाद में हमने फंडामेंटल राइट पढ़े थे, जो भाग 3 में है, जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, भारतीय संविधान का। वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी, हर एक उसकी बात करी थी। तो उसमें 12वें उसमें क्या था आपका? राज्य की परिभाषा थी। 13वें में क्या था? ऐसा कोई विधि या कानून सरकार बनाती है जो फंडामेंटल राइट के क्या अल्पीकरण से संबंधित है, तो उसको नलीफाई किया जाएगा। इसी में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति थी। 14 में था आपका विधि के समक्ष समता या समानता, ये वाली बात थी। 15 में क्या था? RRCSB, जन्म फलाने के आधार पे आपका वो भेद नहीं होएगा। 16वें नंबर पे नियोजन में आपका अवसर की समानता, ठीक है? 17वें नंबर पे अस्पृश्यता, 18वें नंबर पे उपाधियों का, 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आपकी 6 प्रकार की थी, ठीक है? पहली कौन सी थी? भाषण एवं क्या है? अभिव्यक्ति। दूसरे में क्या है? सम्मेलन है। तीसरे में आपका संघ। चौथे में क्या है? संचर, हाँ, मूवमेंट है ना, हाँ, संचरण कर सकते हैं। 5वें में क्या है? निवास वाला है, निवास आवास वाला है। और छठे में क्या था आपका? व्यापार। कोई भी वृत्ति आप अपना सकते हैं। बस मुद्दा क्या है इन सारी 6 की 6 उनमें कि लोक स्वास्थ्य को खराब ना करे, सामाजिकता के हिसाब से रहे, ठीक है? लोक व्यवहार के दायरे में कोई चीज है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। 20वें के नंबर पे क्या था आपका? 2 सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। और 21वें में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22वें में कुछ मसलों में क्या है आपका? गिरफ्तारी के विरुद्ध। इसी को डिटेल में करते हैं, बड़ी परीक्षा होती तो क्या है आपका? तो ये 2 प्रकार का होता है, प्यूनिटिव और आपका प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव आपका जो पुराने मसले कर चुके हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में 23वें नंबर पे बलात्श्रम वाले। 24वें वाले बाल श्रमिक की बात है, कारखानों वगैरह में बच्चों को वो नहीं करे। 19वें में अबाध, अच्छा 25 हो गया। 25वें में धार्मिक की स्वतंत्रता वाला है, अबाध संचरण वाला, ठीक है? 26 में क्या है? उनका प्रबंधन को लेकर के। 27वें में कर वगैरह, ठीक है? कर संदाय के मामले में, धर्मों के मामले में, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। ओके, 28वें में क्या है आपका? आप धार्मिक सभा में उपस्थित होने या ना होने की आपकी आजादी है, आप जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। तुम उस धर्म से जुड़े हुए, तुम्हें ठूस ठूस के वहां पहुंचाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आपके मन के ऊपर है। 29वें में क्या है? अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना। 30वें में क्या है? उन्हीं जो है ना, उन्हीं से रिलेटेड आपके क्या है? स्कूल वगैरह को लेकर के था, शैक्षिक संस्थान खोलने की बात थी अपने उनको बढ़ाने के लिए। 31वां आपका निरसित हो चुका है। 32वें में क्या है आपका? ओके, संवैधानिक उपचार है, जिसको डॉक्टर साहब ने क्या बोला था? संविधान की क्या आपका? आत्मा और हृदय बोला था संविधान का, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद में 33 में क्या है आपका? 33 में आर्मी वगैरह के ये लोग हैं ना, ठीक है? तो उनके कुछ अधिकार जो ना, इनमें विशेष इनमें होते हैं ना आपके, क्या है, आर्म फोर्सेस हैं या ITBP वाले, ये सब जो है ना, ऐसे व्यक्तियों को कुछ अधिकार आपके नहीं रहते, ठीक है? तुम ये नहीं कह सकते कि मैं नागरिक हूँ तो वो करूँगा। कई बार ऐसा है, वोटिंग का भी ज़्यादा ड्रामा नहीं होता है इनका, ठीक है? और क्या रहता है आपका? बहुत सारी इनको उसकी नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तुम्हें मालूम है आर्मी की बहुत सारी खुफिया चीज़ें, तुम कहो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं तो बताऊँगा, नहीं कर सकता। ये 33 में, ठीक है? और 34, 35 इस तरीके के हमारे जो काम किए हमने बात कर ली। मूल अधिकारों की सारी बात हो गई हमारी। अब हमारा जो नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है आज की क्लास, वो हो रही है आपकी रिट से। रिट क्या है आपकी? हमने बोला था आर्टिकल 32 में ही था। आर्टिकल 32 क्या देता है आपका? ठीक है, मूल अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो उनके उपचार का अधिकार है। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट के पास में 5 प्रकार की, या न्यायालय के पास में जा सकते हो, उसमें 5 प्रकार की क्या है आपकी? रिट हैं। और आर्टिकल 32 के किस में दे रखी है? क्लॉज 2 में दे रखी है।
32 के 2 में दे रखी हैं क्या, रिट। रिट क्या होते हैं, इनको बोलते हैं आपके प्रादेश या समादेश, या हम इनको कह सकते हैं न्यायालय की तरफ से लिखित आदेश होते हैं, लिखित ऑर्डर होते हैं, लीगल ऑर्डर भी बोले जाते हैं। इनको और भी शॉर्ट करें तो न्यायादेश बोला जाता है इनको। तो कोई भी डीएम हो, चाहे कोई भी हो, उनकी टेबल पे ये तो ऐसा पड़ा हुआ है रिट वगैरह, तो उसको वो मच जाती है जल्दी से, कितनी जल्दी इसको निपटाया जाए। ठीक है, तो ये है आपका रिट। आर्टिकल 32 का 2 में दे रखे हैं। पहली रिट उठाते हैं, हमने इनकी शॉर्ट बताई थी आपको, हम पीसी क्यों, हेबियस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, इसके बाद में सर्टियोरिटी, इसके बाद में क्वो वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट हैं। सबसे पहले उठाते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव बॉडी। टू हैव बॉडी का मतलब क्या है, हेबियस कॉर्पस बंदी है उसका प्रत्यक्षीकरण किया जाए। तुमने किसी को बंदी बना रखा है, उसको सामने लाया जाए, क्योंकि आप किसी को बंदी नहीं बना सकते, क्योंकि एक आर्टिकल है 21 जिसमें क्या है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार, देह की भी स्वतंत्रता जरूरी है, इसलिए कहता है क्या, वो भी मूल अधिकार में ही है ना। इसलिए पहली रिट क्या कहती है, 21 को लेकर के बात करती है कि बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल 21 में निहित लोक अधिकारी या निजी व्यक्ति, ये दोनों के खिलाफ है। चाहे तो आपका सार्वजनिक प्राधिकरण का कोई व्यक्ति अथॉरिटी रखने वाला है या कोई प्राइवेट व्यक्ति है, दोनों के खिलाफ ये जारी की जाती है। कोई भी बंदी बनाएगा उस दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। ठीक है, 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने आपका प्रस्तुत करना होगा। किस रिट में है आपका ये, हेबियस कॉर्पस में। किसी को बंदी बना लिया, कुछ भी बना लिया, आप जाओ तुरंत, कोर्ट आदेश करेगा, ये रिट जारी करेगा। रिट क्या होती है, लिखित आदेश है, किन की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, और कुछ नहीं। रिट ज्यादा भारी भरकम मत बनाओ उसको, ठीक है। 24 घंटे के अंतर्गत आपको प्रत्यक्ष सामने किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और सुन लो, यहाँ पे वहां दिखाई दे रहा है सब कुछ, दिखाई दे रहा है कि ब्लर हो रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, कितना दिख रहा है, दिख रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा चलो, छोटी बात समझो, मैं बता रहा हूं। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये ऐसा माना जाता है कि जब 352 लगेगा, कहने का मतलब राष्ट्रीय आपात लगेगा, तो उस टाइम पे तुम ये नहीं जा सकते कि भाई हमारे जो ना मूल अधिकारों का हनन हो रहा है उसको लेकर के नहीं जा सकते, ठीक है। तो उस टाइम पे कहते हैं कि आर्टिकल 32 का ही क्या है आपका, क्लॉज 4 कहता है कि ये जो है ना आपकी क्या हो जाएंगी, रिट उस टाइम पे दायर नहीं होंगी। कब, आपातकाल के दौरान। ये किसको पावर है, राष्ट्रपति को पावर है। और किस में दे रखी है, आर्टिकल 359 में दे रखी है। उसका यूज करके राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है इन रिट अधिकारिता को। कोर्ट उस टाइम पे नहीं जारी करेगा। लेकिन ये वाली निलंबित नहीं होती है, कौन सी वाली, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। क्यों, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते। और ये किसकी बात कर रही है, तो प्रश्न ये रहता है कि आपातकाल के दौरान भी वो कौन सी रिट है जो कोर्ट आपके न्यायालय दायर कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपातकाल में भी आप जो है किसी को बंदी नहीं बना सकते। मेरी बात समझ में आ गई, ये मैंने इसकी टेक्निकल चीजें बताई आपको, उम्मीद है समझ में आई होंगी, ठीक है। कहने का मतलब ऐसी रिट जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होती है, वो कौन सी है, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या मैं समझा पाया इतना, ठीक है। अब चलते हैं सर आपके अगली वाली पे। अगली को कहते हैं मेंडमस, परमादेश। जब न्यायालय की तरफ से आ रहा है तो क्या है, आदेश नहीं है, परमादेश है। मेंडमस, मेंडमस का इंग्लिश में कहते हैं वी कमांड, हम कमांड देते हैं आपको। एक्चुअली लैटिन वर्ड है सारे, हेबियस कॉर्पस है ना, वही मेंडमस। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं, कौन देगा, न्यायालय देगा। जो हायर जुडिशरी है ना, उसमें कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आते हैं, ये आदेश देंगे। स्पेशली बात करें तो ये जो है ना न्यायालय के क्या है, विवेकाधीन है। विवेक को कहते हैं कि वो चाहे तो जारी करेंगे, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। कौन सी वाली, मेंडमस वाली। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो लोक अधिकारी, देखो लो आ, ये कुछ और नहीं है, ये ऊपर वाला मैंने यहाँ लिख दिया है। लोक अधिकारी को आदेश देंगे टू वर्क, जिसके लिए वो बाध्य है, यदि वो मना कर देता है, ठीक है, अपनी पब्लिक ड्यूटी से। मान लीजिए कोई ऐसा डीएम है, उसको ये काम करना चाहिए, वो मना कर देता तो तुरंत कोर्ट चले जाओ, ठीक है। कोर्ट क्या करेगा, कौन सी रिट दायर करेगा, मेंडमस वाली। करो भाई, लोगों का अधिकार है, इनको करो। समझ आ रही है ना। तो तुम सरकारी कुर्सी पे बैठे हो, मना तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को पता कितनी है। तो इसलिए बोल रहा था ये क्लास ना केवल किसके लिए है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बट क्या है आपके वास्तविक जीवन के लिए भी। कौन सी आपकी रिट है, कौन सा आदेश है जो जारी करेगा कोर्ट, तो वो है मेंडमस। और ये न्यायालय के विवेकाधीन है, चाहे तो करे नहीं भी करे, ज्यादा वो पछड़े में नहीं पड़ते, ठीक है। वैसे करना तो चाहिए, पर विवेकाधीन छोड़ दी थी, क्योंकि इन पे मसले ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दायर कर सकते हैं कि राष्ट्रपति अपना काम करो, उपराष्ट्रपति करो? नहीं। अपवाद कौन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या है, इसके अपवाद है। कौन सी के, मेंडमस के। तो हमारी दो हो गई, ठीक है। इनसे संबंधित कोई दिक्कत है, यानी जो मेंडमस है आपकी, वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं होती। यहाँ तक हमें पता पड़ गया। तीसरी आती है आपकी कौन सी, प्रोहिबिशन वाली।
हम हो गया, पीसी आ गया। पीसी आपका प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, इसका मतलब होता है टू स्टॉप यानी रोकना। अगली है सर्टिफिकेटरी, इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई, आपका प्रमाणित होना या सूचना देना। ये दोनों है, इनको दोनों को एक साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। और दोनों ही क्या है, आपके जो हायर जुडिशरी है उसके द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो छोटे न्यायालय हैं, उनके खिलाफ आपकी जारी होती है, ठीक है। ये वाली बात होगी। और दोनों का मतलब समझना, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, प्रोहिबिशन वाली और दूसरी सर्टिफिकेटरी वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध होती है, पहली बात ये। और ये भी क्या है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। कुल मिला के दोनों को एक मान के चलो, लेकिन काम में थोड़ा डिफरेंस है। जो प्रोहिबिशन वाली है, प्रतिषेध वाली है, वो कब जारी होगी, इफ दे डू अपने क्षेत्राधिकार से निकल करके कोई काम करते हैं, ठीक है। अपने क्षेत्राधिकार से निकल करके वो कोई काम कर रहे हैं, तो आपकी कौन सी रिट दायर की जाएगी या कौन सा आदेश उनकी तरफ से आएगा, कोर्ट की तरफ से आएगा, हायर जुडिशरी की तरफ आएगा, प्रोहिबिशन वाला। मान लीजिए, अब इसको समझते हैं अपनी भाषा में। कोर्ट में आपने रिट दायर करी, कैसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। वो अपने जो ना अपना दायरा छोड़ रहे हैं, अपनी औकात से बाहर आपका डिसीजन दे रहे हैं, ठीक है। और हायर जुडिशरी को ऐसा लगा तो वो क्या करेंगे, तुरंत ही एक आदेश जारी करेंगे जिसको रिट बोला जाता है। लीगल ऑर्डर को क्या बोला जाता है, रिट बोला जाता है। रिट दायर करेंगे, कौन सी वाली, प्रोहिबिशन वाली, यानी उसको रोकना कि जो काम चल रहा है कि वास्तव में क्या है, उनके दायरे से, उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, वो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, बावजूद वो कर रहे हैं, तो क्या कौन सी रिट दायर होगी, प्रोहिबिशन वाली। इसका मतलब होता है टू स्टॉप, रोकना। मान लीजिए वो लायते बने, तुम लेट रह गए, उन्होंने जल्दी जल्दी क्या कर दिया, आपका निर्णय दे दिया, तो फिर अब उसके बाद में एक और इलाज है उनके पास में, तो चौथा तरीके का आदेश जारी करेंगे सर्टिफिकेटरी कि जो आपने दायर किया है, मतलब जो निर्णय दिया है वो आपके हिसाब से सही था नहीं था, उसके खिलाफ क्या होगा, तो उसको सर्टिफाई करवाओ हमसे। हम क्या है, हायर जुडिशरी, हम देखेंगे सही किया नहीं किया है, वो रेट कौन सी रहेगी, सर्टिफिकेटरी वाली। उत्प्रेषण हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या हो गया, उत्प्रेषण। तो दोनों ही क्या है, आपकी न्यायालय के खिलाफ है, किसके द्वारा, हायर जुडिशरी के द्वारा। मोटा मोटी ये समझना है, ये क्या है, पहले की है, ये बाद में निर्णय दे दिया तो फिर क्या करेगा, तो फिर रोकने का कोई मतलब नहीं, तब आएगी कौन सी, सर्टिफिकेटरी वाली। इसका मतलब सर्टिफाई करवाओ। बातें समझ में आएंगी। तो क्षेत्राधिकार से निकलकर कार्य करें तब आपकी प्रोहिबिशन आ जाती है, और ये क्या है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ को जारी की जाती है सर्टिफिकेटरी वाली। कब, जब क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं अपने अधिकारता का, वही सेम वही वो वाला, या फिर प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध सिद्धांत कोई है वो कर रहे हैं। एक और खबर आता है कि कोई ऐसा उन्होंने वर्डिक्ट सुनाया, हालांकि उनके क्षेत्राधिकार में था। देखो, केवल क्षेत्राधिकार नहीं चलेगा सर्टिफिकेटरी वाले के लिए, कई बार ऐसे भी है उन्हीं के क्षेत्राधिकार में आ रहा है वो बात, डिसीजन वो दे सकते थे, निर्णय सुना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब न्याय देते समय जो न्याय का सिद्धांत है, प्राकृतिक सिद्धांत है, उसका हनन किया। न गवाह बुलाया, न कुछ बुलाया, बस निर्णय दे दिया। निर्णय वो दे सकते हैं, क्षेत्राधिकार तो हो गया, लेकिन क्या है, न्याय के सिद्धांत के, वो भी प्राकृतिक सिद्धांत के विरुद्ध है, उन्हें चांस ही नहीं दिया सामने वाले को, तो तुमने निर्णय दे दिया। तो इस मसले पे भी क्या कर सकते हैं, वो रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी वाली है, सर्टिफिकेटरी वाली। कोर्ट की तरफ से आदेश कौन सा आ सकता है, उत्प्रेषण वाला, कि प्रमाणित करवाओ कि आपने सारी चीजों का, पहले तो क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं किया, दूसरी बात प्राकृतिक न्याय का पालन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख पा रहा है, इधर है आपका मूल उद्देश्य क्या है इन दोनों का, तो पहली वाली का है कार्यवाही रोकना, और दूसरे का है निर्णय की समाप्ति, ठीक है। नोट्स में मिल जाएगा, दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई, हमारी होगी 4 रेट। लास्ट चलते हैं आपकी 5वीं, को वारंटो का मतलब क्या है, अधिकार परीक्षा, किस, ठीक है ना, व्हाट अथॉरिटी, उसके मामले बोलते हैं ना, किस अधिकार से आपने कोई काम किया है, ठीक है। किसी प्राधिकार या वारंट के द्वारा, आपका क्या प्राधिकार है, सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध ये दायर की जाती है। सार्वजनिक पद पर कहने का मतलब क्या है, सरकारी जो प्राधिकार उसके पास में है, सार्वजनिक वाले पे रहेगी। कहने का मतलब अपवाद क्या है सर, निजी व्यक्ति पे या किसी मंत्रित्व वाले पे नहीं होगा, कोई मंत्री है उस पे नहीं कर सकते ये वाला। दूसरी बात क्या है, किसी निजी कार्यालय पे, कोई निजी ऑफिस है, किसी आपने ऑफिस खोली, मान लीजिए AWI वाली है, इस पे पहुंचोगे आप, ठीक है, तुमने ऐसे क्यों किया, किस अधिकार से किया, सारे निर्णय अपने हिसाब से लेने के लिए क्या है, ठीक है, अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे को वारंटो ये वाली नहीं आएगी, तो कोर्ट में चले जाओ तुम और तुम बोल रहे हो इस कारण में ऐसे ऐसे काम हुआ, तो पांचों के पांचों मैंने बता दी। अब मेरा प्रश्न ये है, वो कौन सी रिट है जिसका कि निलंबन आपातकाल में भी नहीं होता है। वैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, रीजन बताओ। क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब बंदी किसको, उसकी बॉडी को बना रहे हो। और आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और सर आर्टिकल 20 और 21 वो उस टाइम पे भी नहीं होते। इसी से जुड़ी हुई है क्या, हेबियस कॉर्पस। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आई होंगी चीजें, उम्मीद है और भी समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं, ये छोटी मोटी बात है। जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द हैं सर आपके। अब सर ऐसा कैसे हो कि कोर्ट के पास में बात पहुंच जाए। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि कोर्ट को खूब पता है कि ये बदतमीजी हो रही है, लेकिन सामने वाला उठ के मेरे पास तक आ ही नहीं रहा है, तो कोर्ट के हाथ बंधे हुए थे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। जब तक तुम केस नहीं करोगे तब तक कोर्ट कुछ नहीं करेगा, ऐसा हुआ करता था पहले। ठीक है, लेकिन अब एक नया कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं PIL,
आपने सुना होगा PIL दायर करिए इसके लिए, इसके लिए, उसके लिए। इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बोलो किस, जनहित याचिका, इनको लोकहितवाद दोनों चीजें कहते हैं। इसके जनक हैं PN भगवती। कौन है आपके? ये कई बार एग्जाम में आता है कि जो जनहित याचिका है इसके जनक कौन है? PN भगवती साहब हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये करा था, शुरुआत करी थी इसकी। इसका मतलब क्या है? अब ये जो है आपकी लोकस स्टैंडी नहीं है, लोकस स्टैंडी नहीं है। कहने का मतलब स्वतः संज्ञान से न्यायालय भी कर सकता है इसको। ऐसा नहीं है कि कोई आए और हाथ खड़े बैठे देख रहा है कौन? आपका न्यायालय, ऐसा नहीं। अब कोई सामने वाला पीड़ित व्यक्ति नहीं भी आ रहा है ना, तो स्वतः संज्ञान से PIL दायर करेगा कोर्ट और क्या है, केस आ जाएगा। अब टेंशन नहीं है। तो बहुत सारे मसले ऐसे हैं, जैसे पर्यावरण के मसले देखोगे, मामले देखोगे, उसमें PIL जो है ना कोर्ट ने, तो अखबार में देखने को मिलता है, अब न्यायालय ने स्वतः संज्ञान से, स्वतः संज्ञान लेते हुए, ठीक है, याचिका दायर हो जाती है। और ऐसे करके अब इशू उठने लगे हैं, और जो कि अच्छा चीजें हो गई है, अच्छी बात है। दूसरा क्या सर आपका इसी से जुड़ा हुआ है, यदि जब ऐसा कोर्ट करने लगे तब ये लोग नेता लोग चिल्लाने लगे। पहले तो मनमानी चल रही थी, कुछ भी चल रहा था, तो कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, न्याय की सक्रियता, इसमें कुछ नहीं है। परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका कार्यपालिका के बीच में कार्यों में दखल देने लगे, विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों के बीच में दखल देने लगे। कौन? आपका जुडिशरी। तब उसको क्या बोला जाता है? न्यायिक सक्रियता। वास्तविक रूप से न्यायिक सक्रियता ये जो है ना अच्छी भी है, बुरी भी है। अभी देखोगे कुछ मसले में क्या है आपका, सरकार ने कुछ ड्रामा करा, वही बॉन्ड, सरकार का प्यारा चीज इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ना, तो उस पर क्या करा हमारे CJI साहब ने, अरे यार एक चीज भूल गया मैं, एडमिशन क्लोज वाला घर पे रखा रह गया, उसमें मैंने उनका वो दिखाई है वोटिंग CJI साहब की, एडमिशन क्लोज का वो बैनर था ना ऊपर के लिए। अच्छा सर, साइड में क्या है आपकी? विधान परिषद है। पहले विधान परिषद कितनी थी आपकी? 7 थी, अब कितनी है? 6 है। ठीक है, तो अब देखो 7 किसको मिलाकर के थी? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में आप विधान परिषद रही नहीं है। अब है कौन से आपके? 3 जोड़ी बनाओ, यूपी बिहार एक भाई। इंडिया का मैप इस तरीके से जाना था, तो सबसे पहले उठाया हमने यूपी बिहार, फिर इधर साइड में आ जाओ, ऐसे करके चक्री चलाओ सीधे से। यूपी बिहार, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे है कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ठीक है, इस तरीके से चक्री घुमाई। तो कितने में आपका विधान परिषद है? सर विधान परिषद का मतलब क्या है? ये 6 राज्य ऐसे हैं जो कैसे हैं आपके 2 सदन वाले हैं। ठीक है, यहाँ की जो ओके विधान परिषद है वो कैसी है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे? विधानमंडल है। कैसा है आपका? 2 सदन विधानमंडल। विधानमंडल के 2 हिस्से होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधानमंडल ओवरऑल बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? विधानमंडल क्या होगी? पूरी बॉडी होगी। जो 2 सदन होता है, विधान परिषद ऊपर वाला जिसमें मेंबर होते हैं MLC, ओके, और जो विधानसभा क्या है? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलते हैं आपके अगले वाले पे। देश में पहली बार नदी को मिला संवैधानिक दर्जा, वो कौन सी थी आपकी? गंगा और यमुना थी, और इनको विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया गया था। कहने का मतलब है ये लीगल पर्सन बनाए गए। जैसे इंसान को हानि पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तब आपके खिलाफ क्या हो जाता है? केस हो जाता है। वैसे ही इनको क्षति पहुंचाई गई, तो आपका इंसान की तरह ही इसको भी माना जाएगा कि आपने क्या करा है? गलत करा उनके साथ में। ठीक है, सुनिएगा। तो यहां तक बात होगी। आगे चलते हैं। निजता का अधिकार। निजता का अधिकार किस उसमें है? क्या नाम है? मूल अधिकार में है। तो वो आ जाता है किसमें? आर्टिकल 21 में आ जाता है। प्राण एवं दया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो किसके अंतर्गत है निजता वाला? 21 में। इस बात का ध्यान रखना। यहां पे लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यू। इसकी पावर कहां से मिलती है? हमने बोला आर्टिकल 13 में तो पता ही था। दूसरी बात किसमें? 32। अच्छा ये बताओ, रिट और किसके तहत जारी की जा सकती है? 226। तो ये तीनों ही क्या बनाते हैं? जुडिशियल रिव्यू की पावर यहां से मिलती है। कहां से मिलती है? रटना पड़ रहा है, समझ जाओगे। 13 में तो था ही। अच्छा 32 के तहत वो उपचार वाला है, सुप्रीम कोर्ट वाला, और 226 का है, हाई कोर्ट वाला। तीनों को मिलाकर के क्या है? जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है। आर्टिकल 24 कहता है बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, वो वाली बात हमने देखी थी। 2014 में शांति का नोबेल मिला था कैलाश सत्यार्थी को। बचाओ आंदोलन से जो जुड़े हुए हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 42वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। ये आया था आपके 1976 में। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु संविधान भी बोला जाता है, क्योंकि इतना सारा बदलाव हो गया था, बहुत सारा। तो इसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर वरीयता दे दी गई थी। सर ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। मूल अधिकारों से भी ज्यादा बना दिया था किसको? DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या सारे नहीं, कौन से वाले? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31। ठीक है, ओके। आर्टिकल 14 में क्या आपका? विधि के समक्ष समता या समानता। चलेगा, यहां तक बात समझ में आ गई। तो आर्टिकल जो 14 है, 19 और 31। 14 पे विधि के समक्ष समता, 19 पे क्या था?
वाक्य में अभिव्यक्ति वाला, 31 पे आपका प्रॉपर्टी वाला था, ठीक है, इनके ऊपर आपका वो दे दिया गया था। चलो आगे बात करेंगे, आपका कौन सा वाला डीपीएसपी की बात करेंगे। तो कुछ इसी में आपके जोड़े गए थे, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। इसमें दूसरा आपका पॉइंट कौन सा आपका डीपीएसपी जोड़ा गया, कौन सा वाला 43A। इसमें क्या था, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता हो जाएगी। जो आपके इंडस्ट्री है उसके जो मैनेजमेंट है उसमें कभी लेबर क्लास को नहीं बैठाया जाता था, तो प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को भी जोड़ा गया। और लेकिन किसमें सर, आपका डीपीएसपी में, ठीक है। और डीपीएसपी कैसे इन्फोर्सेबल नहीं है। चलो अब कुछ चीजें जान लेते हैं आपके कि इनकी जो रिट अधिकारिता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। उसको समझाने के लिए थोड़ा आपके लिए कर देता हूं सहूलियत। देखो इसमें क्या बोल रहा है आपका, सुप्रीम कोर्ट और नीचे हाई कोर्ट दे रखा। पहला पॉइंट तो ये है कि किसके तहत रिट जारी करता है, 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, कौन, सुप्रीम कोर्ट। और ये किसके तहत करता है, 226। इसकी रिट अधिकारता ज्यादा है हाई कोर्ट की, कैसे ज्यादा है आगे देखेंगे। ये किसके लिए है सर, केवल आपके केवल मूल अधिकारों के लिए, ठीक है, उनके उल्लंघन पे। लेकिन ये क्या, मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मसलों को लेकर के भी आपका रिट दायर कर सकता है हाई कोर्ट। चलो ठीक है। मांग उचित होने पर, यदि मांग उचित है आपकी, ऐसा नहीं किसी मसले को लेकर के पहुंच गए वहां पे तो हर एक पे कोर्ट बाध्य है, उचित मांग होगी तभी आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। लेकिन ऐसा हाई कोर्ट के साथ में नहीं है। हाई कोर्ट क्या करेगा, अन्य उपाय भी सुझा सकता है, अन्य उपाय सुझा सकता है, ठीक है। और एक और डिफरेंस देखो चौथा वाला, हाई कोर्ट के विरुद्ध सर्टियोररी जो रिट है वो दायर कर सकता है कौन, आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये तो नाराज हो गया हमसे, दायर कर सकता है, लेकिन ऐसा हाई कोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, नहीं आई, चीजें पल्ले पड़ गई। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, तो यहाँ पे छठा पॉइंट देखते हैं आपके कि 352 आर्टिकल 352 के तहत आपका नेशनल इमरजेंसी लगती है, उसके दौरान आपका प्रेसिडेंट को पावर मिलती है किससे, आर्टिकल 359 से, और उसका यूज करके वो क्या कर सकता है, आर्टिकल 32 के अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ठीक है। ये लिखा गया आर्टिकल 32(4) में। कौन सी को नहीं कर सकता बताओ, इनकी जो रिट अधिकारता वाली जो है ना, 32 के अधिकार बोले तो रिट वाला, ठीक है, वहां जाने का अधिकार, किसमें आपके कोर्ट जाने का अधिकार हो सकता है। लेकिन कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, एक जो अधिकार था वो निलंबित नहीं होती उसके दौरान, वो कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। किसी की प्राण और देह की स्वतंत्रता रखना, ये तो क्या है, 352 भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इस टाइम पे ये कत्लेआम नहीं कर सकते। चलिए उम्मीद है चीजें समझ पाए होंगे, ठीक है। चलो अगला पढ़ा देखते हैं आपका कौन सा है। दूसरा टॉपिक आपका शुरू हो जाता है, चैप्टर शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इनको शॉर्ट में बोला जाता है। ये नैतिक निर्देश हैं, इससे क्या होगा, मूलभूत आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है, राज्य के मूलभूत आदर्शों को, ठीक है। मूलभूत आदर्श क्या है, राज्य का कौन सा स्वरूप है जिसको हम पाना चाहते हैं या हमारे संविधान निर्माता पाना चाहते थे, उसको कहते हैं आपका कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते थे जो हर व्यक्ति को क्या करे, उनका कल्याण करे, ठीक है। सर आप बात करोगे इस सब्जेक्ट को लेकर के बड़ा विशेष प्यार भी रहा है पब्लिक, इवन दो मेरा जो नेट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेकिन मेरे को मौका मिला था इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में। बट होता क्या है ना आपका कि इस क्लास की यहाँ की कुछ मजबूरियाँ हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर सकता, नहीं तो इसमें ऐसी बारीकियाँ होती हैं जिनको पढ़ने पढ़ाने में भी आनंद आता है। पॉलिटिकल जो सिनेरियो है ना कैसे बना हुआ है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, अपन यहाँ है नहीं है उसकी बात नहीं है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, किसी फिजिकल क्लास से जुड़े रहना जरूरी होता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए। आप लकी हो कि आपको कोचिंग मिली हुई है, नहीं तो कोचिंग कोई भी हो ऐसा नहीं होता है कि आपका सही हो, ठीक है, बट जुड़ा रहना जरूरी होता है, उससे आपका टाइम टेबल बन जाता है। नहीं तो आज के समय में देखोगे बैकलॉग बहुत क्रिएट हो जाते हैं, जब आप ऑनलाइन रहते हैं ना तो आपका ब्रेन रहता है कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं ना, और वो वर्कलोड बढ़ता जाता है, फिर आप नेगेटिव होते जाते हो। ये समस्या रहती है किसके साथ में, ऑनलाइन दुनिया के साथ में। जो फिजिकल है आपकी आंखों से एचडी कुछ होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे दूसरा एक और भी रहता है, ब्रेन में मैसेज रहेगा, मोबाइल का मतलब है एंटरटेनमेंट, उसके लिए बना हुआ, कुछ देर तो रोकेगा और ज़्यादा परेशानी होगी, ब्रेन कहेगा हट थोड़ी देर देखते हैं, है ना। ब्रेन का मतलब ये है आनंद लेना, और वहाँ कंट्रोल करके वो ठीक है इंद्रिय जी, तो कुछ कुछ लोग मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो फिजिकल कोचिंग से जुड़े रहना, ठीक है, जितना वक्त मिले आपको। और एक बात का ख्याल रखना, किसी पे डिपेंड मत रहना, खुद के दम पे रहना। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट हो चाहे कुछ भी हो, हम हैं कोई और है, अपने उस पर रहना, ठीक है। नहीं तो वास्तविकता यह दुनिया जो है ना कब रंग दिखा दे उसका कोई पता नहीं रहती। आप अपने पैरों पे मजबूत हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी हो जाता है आपके साथ में, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी है। देखो व्यक्ति पहचाना जाता है अपने निर्णय से, वो आज वर्तमान में इस जगह पे है ना, वो अपने निर्णयों की वजह से है। मैं अपने व्यक्तिगत बताऊं तो मैं सुपर मूर्ख रहा हूँ, इमोशनल कहते हैं ना, स्टूपिड वाला तो यही रहे, ऐसे ही लास्ट टाइम पे भी मैं करता आया हूँ। पर एक चीज़ अच्छी है
कि मेरे को ना टीचिंग से प्यार है और यहीं लगा हुआ भी हूँ। मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था कि आप जो है ना, क्या एक बात तो यह है कि आपको ये डिटेल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये पढ़ाई लिखाई अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है। कुछ लोग कहेंगे एग्जाम से आएगा, इससे डायरेक्ट नहीं आता है। फिर सर आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने कहा ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, आपका आधार बनाता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन क्या है, अब आपकी दूसरी जिम्मेदारी क्या है? घर पे जाते ही 1.5 या 2 की ये सर क्लास क्या है, क्लास रिकॉर्डिंग है। ये ऑनलाइन क्लास बनाई नहीं गई है, आप ही की क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है। उसको डबल स्पीड में आप ही के लिए बनाई गई, जिससे डबल सोर्स हो जाए देखना। और तीसरा स्टेप है, जिससे कि क्या मान लीजिए 1 घंटे की है तो वो क्या हो जाएगी, आपके आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगी, आज ही का पढ़ा हुआ। और तीसरा स्टेप है जो आपकी ऑब्जेक्टिव वाली वो बोली गई है। कौन सी वाली? ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक है वो वाला। जरूर नहीं नोट्स बनाओ आप, छोड़ो बाहर में जान दो। जो आपके जो नोट्स आपके उस पे गए हैं, किस पे, टेलीग्राम पे है, ठीक है, ये सेम मिल जाएगा। इसमें जो चीजें एक्स्ट्रा हो उसमें उसी पे लिख लेना किताब पे। आपको एग्जाम निकालना है ना, ज्यादा नोट्स इकट्ठा है उसके भी पीछे मत पड़ो। वही बुक है तो आपको क्या मिलेगा, डीपीएसपी कहीं होगा, उसी में एक्स्ट्रा चीज होती है, ठीक है। नहीं तो इसकी पड़ी हुई, इसकी विजडम बनी, उससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये क्या है, थ्योरी, और वो क्या है घर पे, वो है एप्लीकेशन, उसका प्रैक्टिस है। देखो मान लोगे तो अच्छा होगा आपके साथ में, ठीक है। नहीं तो क्या रहता है सर, वक्त किसी के लिए नहीं रुका है। आप इससे चले जाओ 2 साल पहले, ठीक है, इसी कोचिंग का स्वरूप बदलता जाएगा। यहाँ बैरिकेड आ जाएंगे, ठीक है, बोर्ड छोटा सा पहुंच जाएगा, हाँ ना, ऊपर की मंजिल खस जाएगी, स्कूल नहीं होएगा, हम नहीं होंगे, लॉकडाउन होगा, त्राहिमाम चल रहा होगा। 100 साल पहले चले जाओ, माहौल बदल जाएगा, नहीं है क्या? महाराजा कुछ और होगा, आप ही नहीं होगी 100 साल पहले तो। मोबाइल नहीं होगा, दुनिया कैसी रही होगी, आपके बाद में भी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं, वक्त किसी के लिए नहीं थमा है, और स्ट्रगल चलती रहती है। आज आप हो, कोई और होगा, जॉब के लिए चीज़ें चलती रहती हैं। तो जितनी जल्दी चीज़ें कर लो, तो आलस कुछ दिन के लिए त्याग लो, ठीक है ना। केवल तपस्या ही है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, नहीं तो कोई नहीं है, और आप खुद हो। चलते सर आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्हें पता था कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी सोच रहनी चाहिए कि हम कैसा चाहते थे देश बनाना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो उन्होंने इसीलिए इनको क्या बोला, स्टेट की जो पॉलिसी होगी आने वाले समय में, जो नीति होगी, उसके निर्धारक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत हैं, जिससे कि उनको बताया गया था। इसलिए भी था क्योंकि उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था, इतना, ठीक है, क्योंकि देश आजादी हुआ था, बहुत ज्यादा लुटाई करी थी इन अंग्रेजों ने, जो अपने आप को सभ्य बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, हमने डीपीएसपी कहां से लिया, ये कंसेप्ट कहां से लिया कि जो सोच हम चाहते हैं बनाना, ये आदर्श कि हम अपना देश कैसा चाहते हैं, ठीक है, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। ये हमने ग्रैंड किया आयरलैंड से। कौन से भाग में सर? ये आपके फैक्ट हैं जो एग्जाम में आ रहा है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं, इसलिए मैंने बोला, अदरवाइज तो बहुत सारा इसमें से फंसता है, नहीं फंसता है क्या पढ़ाई हुए में से? लेकिन मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल नहीं फंसता, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी ये क्लास किसके लिए रहती है? आपकी विजडम बनाने के लिए। भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। मूल संविधान में आपके अप्रोक्स लगभग 16 आपके थे, ठीक है, बाद में बढ़ गए आपके, बाद में कुछ बीच में आपके बढ़ाए गए। 43A आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है। मूल संविधान पूछेगा तो कितना डीपीएसपी थे? 16 थे, बस इतना आंसर था। बाद में तो और बढ़ गया ना, 48 में बढ़ा, इसमें बढ़ा, उसमें बढ़ा, ठीक है, बदलाव हुए। तो आर्टिकल 38 में देखोगे तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया। आर्टिकल 38 की कहेंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। कौन से आर्टिकल की, उसकी जो है ना आर्टिकल की मतलब डीपीएसपी की भाषा में परिवर्तन लाता है, तो वो है आपका 38 वाला। 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का क्या करता है, प्रावधान करता है, इसकी बात करता है, ठीक है। अच्छा इससे पहले ये किस में दे रखा था? 45 में दे रखा था। किस में दे रखा था? 45 में दे रखा था, ठीक है, 45 में दे रखा था। अब क्या करा इसी टाइम पे, इसी से 86 में संविधान संशोधन अधिनियम से बदलाव किया। उसमें क्या कर दिया, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, 6 से 14 तो आपने कवर कर लिए। अब वहां पे क्या छोड़ दिया डीपीएसपी में, 6 से छोटे बच्चे हैं, 6 साल से छोटे वाले बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का भी प्रबंधन करे राज्य आगे चल के, है ना। वास्तविक रूप से देखा जाए तो एजुकेशन आपकी फ्री होनी चाहिए। बहुत सारे जो अच्छे देश हैं एजुकेशन को फ्री प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि उनके नागरिक एटलीस्ट क्या है, वेल एजुकेटेड हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारे व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ कर रखी है। आ जाते हैं कुछ की चर्चा करते हैं सर, उठा लेते हैं। आपके 36 वाले में क्या है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा ठीक है, नहीं तो बस ऐसी लिस्ट ध्यान रखो। दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। देखते हैं आपकी आंखें कितनी थी। राज्य की परिभाषा है, ये वैसी परिभाषा है जैसे कि इसमें थी आर्टिकल 12 में थी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो 37 में क्या इन्फोर्समेंट न होते हुए वही मूलभूत है और विधि बनाने में लागू होते हैं। ये मेरा प्रश्न ये है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कैसे इन्फोर्सेबल है, ठीक है। यदि उनका हनन होता है तो कहां जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी का ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ में आती है ना? इनको लेकर के वहां नहीं जाओगे कि ये लागू नहीं है, आर्टिकल 44 लागू नहीं है, समान नागरिक संहिता, हम चलो कोर्ट चलते हैं। तो ये कैसे है, डीपीएसपी का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। आपका 38 में क्या है, 38 में है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्या न्याय जस्टिस वाला, जो किसमें प्रीएम्बल में दे रखा है। प्रीएम्बल का जो हमने जो रसिया से लिया है वो कौन से वाले में है, आर्टिकल 38 में है। कहा गया था इस प्रकार का न्याय किया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए देश में,
आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसरों की असमानता को खत्म किया जाए, इसकी भी बात की गई है। अगला वाला कौन सा है सर? 39 में बात करी गई है भौतिक संसाधनों का उचित वितरण हो, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब क्या है आपका, इकोनॉमिक जो उसको कह सकते हैं आपका, एक शब्द होता है आपका असमानता को, एक शब्द बोलते हैं डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है ना, असमानता है, उसको कम किया जाए, 39 में है। और 40 में हम बात करेंगे, 40 कहाँ है भाई? 40 हमने ऊपर दे रखा है, 40 हमारा ऊपर है, जिसमें क्या आती है आपकी पंचायतें थी, है ना। उसके बाद में हमारे पास अरे 39 ही चलेगा ना अभी तो, 39 का ये बदलाव आया था, ये बाद में बढ़ा है, मूल संविधान में नहीं था। यानी निःशुल्क कानूनी सहायता, न्याय के लिए समान अवसर दिए जाए। ऐसा नहीं है सामने वाला तो क्या है अच्छे वकील हायर कर लिए, और इधर क्या है सामने वाले वकील को देने के लिए नहीं है, तो ये व्यवस्था की गई, ये अच्छी पहल है ये। और ये 42 में संविधान संशोधन से की गई, ये अच्छी बात थी। निःशुल्क कानूनी सहायता वाला है, फिर उसके बाद में 40 कौन सा वाला है? पंचायत वाला है, और 41 हाँ राइट टू वर्क वाला, वो उसमें आ जाता है, ठीक है, काम के लिए। चलो और भी देखेंगे आगे है आपका 42 में क्या है, कार्य की मानवीय दशाएं प्रदान की जाए राज्य के द्वारा, काम करने के लिए आपका इनह्यूमन नहीं होना चाहिए, कंडीशन सही होनी चाहिए, राज्य ऐसा करे सबके लिए, प्रसूति सहायता वगैरह, ठीक है। उसके बाद में आपका 43 में क्या है, कुटीर उद्योगों का विकास वगैरह ये करवाया जाए। उसके बाद में 43 का काम है आपका, आगे दे रखा, मैं बताऊंगा डिटेल है वहां पे। इसका मतलब ये वाले हैं वो उनकी डिटेल की गई है, तो बाद में आएंगे अभी, ठीक है। 43 का वाला अभी बताया था, पिछला है अभी, किसमें जोड़ा गया था वो आपका? 42 में हुआ था ना, उसमें क्या था बताओ? नहीं 43 वाला ये रहा उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहायता। यानी क्या है, जो इंडस्ट्री है उनका जो मंडल है वो बैठता है आपका प्रबंधन मंडल, मैनेजमेंट है, उसमें कामगारों को भी शामिल किया जाए, उनकी भी बातें रखी जाए कि भाई हम इंडस्ट्री वास्तविक रूप से ये नहीं चलाते, ये बैठे रहते हैं अडानी उड़ानी वाली कद्दू, वास्तविक रूप से बहुत सारे लेबर फोर्स लगी हुई है, वो काम कर रहे हैं, उनकी तो चलती नहीं है। उसके बाद में क्या है सर आपका, खा में क्या है, सहकारी समितियों का उन्नयन वाला, जो रेड से वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके एग्जाम में, ठीक है। सहकारी समितियों से रिलेटेड आपका 43 बी 43 बी। उसके बाद में 44 तो आपको पता है समान नागरिक संहिता, ठीक है। उसके बाद में 45 कौन सा है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की देखभाल, ये जोड़ा गया था 86 वाले से। 46 वाले में क्या है, SC ST अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी जो सहायता करना या बाकी चीजें व्यवस्था करने की बात की गई। 47 में क्या है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने की कोशिश करेगा राज्य, और मादक पेयों और जो नशीली दवाएं हैं उनका क्या करेगा, उन पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा। दारू दपड़ी ये नहीं बढ़े, लेकिन सरकारें उल्टा चल रही हैं, ठीक है। 48 की व्यवस्था फिर आगे की गई। 48 का में क्या है, ये फिर से बदलाव किया गया, ये 42 वाले से ही जोड़ा गया। हालांकि ऐसा नहीं है 42 में आपके इमरजेंसी के टाइम पे कुछ अच्छे काम नहीं हुए, इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी आई थी। पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन करना तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये उसी टाइम पे आया था 42 वाले से। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, ये भी राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। 49 में दे रखा। 50 में क्या है, 50-50 ध्यान रखना। कहने का मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। सरकार और न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण बना रहे, ऐसा ना हो कि न्यायपालिका और सरकारें मिलकर के देश को बंटाधार कर दें। और अच्छी बात है, हमारे जो ना जुडिशियल एक्टिविज्म कई बार अच्छा होता है, अभी हमारे जो न्यायाधीश हैं वो अच्छे वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 51 में क्या है, 51 वाला अगेन आगे हमारा डिटेल में आएगा, जिसमें क्या है, विदेश संबंधों से रिलेटेड हमारी बात की गई है। चलो अभी बताओ तो क्या था आपका, अभी बाद में रिपीट करेंगे, पहले ही देख लेते हैं। चलो इंपॉर्टेंट क्या है, गोवा राज्य समान नागरिक संहिता लागू है, वहां पे एकमात्र राज्य है जहां पे आपका सिविल क्या है, आपका नागरिक संहिता क्या आपका कॉमन सिविल कोड, समान यहाँ आएगा कॉमन सिविल कोड, ठीक है, वो लागू है। आर्टिकल 44 लागू है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक प्रयोग हुआ था उसका, वो था 3 तलाक वाला मुद्दा, ये याद रह जाए, ठीक नहीं कोई बात नहीं। उद्देश्य क्या था आपके डीपीएसपी के, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये आदर्श भी हमारा, राजतंत्र की स्थापना करना नहीं, ठीक है, यानी लोकतंत्र की स्थापना करना। मद्य निषेध हेतु प्रयास करना, मद्य निषेध वाला कौन सा है, रात बोले तो 47, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मैंने 100 तक लिंक कर लिया, सारे आर्टिकल जो है लिंक हो सकते हैं, ठीक है, वहां जरूरत पड़ती है। कहते हैं क्या आपके फंडामेंटल राइट और आर्टिकल आपको मुझे याद है, तो मेंस में 100 से 150 नंबर का आपका अंतर आ जाता है, क्योंकि कोई भी बात लिख रहे हो तुरंत ही आप क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन को कोट कर देते हो, तो उसमें नंबर उसके वजन आ जाता है आपकी बात पे। वहां पे कोई बात कह देना जरूरी नहीं होता है, हर बात के पीछे एक फैक्ट या आपके कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कोट लगा दे रहे हो, बात में वजन हो जाता है। नहीं होता है क्या, आप कोई बात ऐਵੇਂ ही बोल रहे हो तो क्या है, बेसिर पैर की होगी, लेकिन आप उसको आधार बना के लेके चल रहे हो, कोई बात कह रहे हो तुरंत ही वो बोल दिया आपका फलाने आर्टिकल इसमें दे रखा है, सामने वाला कहेगा प्रभावित हो जाता है। ऐसे ही रहता है आपके आंसर वाले भी रहता है। मध्य निषेध की बात करेंगे, सरकार के कार्यों के मूल्यांकन के लिए आधार बिंदु प्रदान करता है। सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कैसे करता है, हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे, ये क्या कर रहे हैं, तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि नहीं। भाई ठेके पे ठेके खोले जा रहे हैं सर, आपके संविधान निर्माता चाहते थे कि मध्य निषेध किया जाए, ये गांधीयन था, ये गांधीयन आपके डीपीएसपी में आता है। चलो आगे चलते हैं, आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना 49 में दे रखा है आपका। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करना
किसमें दे रखा है? आर्टिकल 51 में। चलिए, विदेश नीति के लिए आदर्श कौन सा है? आर्टिकल 51। अब इनको आर्टिकल को क्या बांट सकते हैं? आपके 3 भागों में बांट सकते हैं, गांधीवादी, समाजवाद और आपके उदारवादी। गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी ऐसे करके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कौन से आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो आपके गांधीवादी विचारधारा रखते हैं? आर्टिकल 40 सर, पंचायतों वाला। आर्टिकल 43 वाला कौन सा है आपका? 43 में क्या था? 43 में एकदम से जल्दी आओ, आपका कुटीर उद्योग की बात करेंगे। ठीक है, अब लिंक करवा रहा हूँ। अब कैसे? और 4 से आ रहे हैं और इसे 3 से एम है, राम। राम कहाँ आएंगे? कुटी में आएंगे कि नहीं? सबरी न्यारे रास्ता आएंगे राम जी, है ना? कुटी से याद रखना, कुटीर उद्योग, वहां से लिंक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 43 ख में क्या था? ख में नहीं था, वो ख में नहीं था। 43 ख है, ख तो ये है सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव है। अच्छा, कुटीर उद्योग और आपके कोऑपरेटिव दोनों लिंक है कि नहीं है? कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? लघु उद्योग। सहकारी समितियां वो अपने अपने ग्रुप बना ले, तो ये लिंक कर लो ऐसे करके। ठीक है, वो कामगारों वाला तो 43 क है, जो बदला हुआ वो भी है। ठीक है, कामगारों वाला तो ये 43। ये गांधीयन वाले 46 में क्या है? रब करे, अच्छा रब से बनेगा SC/ST वाला, आई थिंक सो इसमें। हाँ, SC/ST वाला है। रब ईश्वर है, इनके साथ में इनकी शिक्षा यार, पैसे वैसे की जुगाड़ लगवाओ यार, SC/ST की। ठीक है, तो आप याद कर सको। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है? रात में आएंगे तो जीवन स्तर बढ़ाना, पोषण बढ़ाना, और मध्य निषेध वाला ये रटी रहता है ना। तो उसके बाद में क्या है? ये क्या है? आर से ये क्या है? राग क्या है? 48 में क्या है? 48 में क्या है? हाँ, कृषि वाला है ना। अभी आएगा वो, अभी आएगा। कृषि वाला है, हाँ, कृषि पशुपालन वाला। आपको याद है कैसे? अच्छा, कृषि पशुपालन वाला है। तो ये क्या आपका? राग गाते हैं, तो खेत में आपके गीत गाते गाते हल चलाते हैं कि नहीं? अरे कटाई वटाई हो, पुरानी लेडीज हो, तो कब खेत कट जाता पता ही नहीं पड़ता। म्यूजिक का अपना संबंध है हमारे यहाँ, तो है कि नहीं है? या आजकल लोग कहते हैं कि म्यूजिक लगाते हुए पढ़ो, ये स्टडी म्यूजिक, फलाना म्यूजिक, ढेकाना म्यूजिक। हमारे यहाँ तो म्यूजिक पहले से था। चाकी चल रही है तो चाकी का अलग गीत, बच्चे के लिए लोरियां। म्यूजिक के बिना तो हमारे यहाँ जीवन ही यापन ही नहीं हो रहा था। संगीत तो हमारे रग रग में था। ठीक है, तो ये क्या राग गा रहे हैं, क्या हल चलाते हुए आगे चलते हैं। सर समाजवादी कौन से आपके? तो 38 है आपका। 38 पे क्या था आपका? ये मग है। मग पे क्या है आपका? 38 लिंक नहीं करा आपके साथ में, लिंक करते हैं आपका। 38 में क्या है आपका? न्याय है। मग में क्या रख दो? SCP रख दो। सिर्फ लोगे ना उसे SCP बोले तो आपका सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो वाला है, व्यवस्था। अफसर वगैरह भी मग्गे में रखो आपके में। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में क्या है आपका? 39 पे क्या है? मैप पे क्या करोगे आपका? 39 पे क्या किया? अरे तेरी 39 पे क्या है? हेल 39 पे ये बहुत, हाँ, उचित वितरण भौतिक संसाधनों का। मैप पे, हाँ, मैप से ही आप करते हो ना वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ठीक है, ये हो गया। और क में 39 क में क्या है आपका? नहीं, कानूनी सहायता है ना, कानूनी सहायता। 39A में अलग से जोड़ा गया है ना, ये निःशुल्क कानूनी सहायता। देख लो ना, निःशुल्क कानूनी सहायता, ये रहा। ठीक है, उसके बाद में 41, इस तरीके से आप लिंक कर लेना। ये सारे हैं, 41 है, 42 है, 43 है, 43 क है, उसके बाद में 47 है। और उदारवादी क्या है आपके? 44, 45, 48। ठीक है, अच्छा 48 गांधीवादी में भी है और उदारवादी में भी है। ठीक है, और ये क्या है? 48 का क्या है? फिर 49 है, 50 है, 51 है, ये सब कैसे उदारवादी हैं। सर 47 की बात करें, गांधीवादी में भी है, समाजवादी में, तो कुछ ऐसे हैं जो कि आपके 2 उनमें आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये इसको ढंग से पढ़ना और लिंक कर लेना। मैंने थोड़ा बहुत लिंक कराने की कोशिश करी आपको समझाने की, चाहे तो सारे लिंक करके आपको याद करवाए जा सकते हैं, DPSP भी सारे के सारे। ठीक है, लेकिन वो चलता है आपका UPSC वगैरह में। ठीक है, पूरा संविधान आपका रट सकता है, पढ़ाई लिखाई वास्तव में कुछ है ही नहीं। कहते हैं ना, आप कोई भी सिलेबस किसी भी परीक्षा का 10 बार ईमानदार प्रयास कर लेते हैं तो आप चाहे तो रैंक 1 भी ला सकते हैं। मुद्दा यह है कि कभी आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता। हम शुरू करते हैं लेकिन बीच में छूट छाड़ के कर देते हैं, एक बार भी हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता, फिर परीक्षा आ जाती है, फिर परीक्षा गई फिर हम छोड़ देते हैं, फिर आते हैं लास्ट में जब बरसात होनी शुरू होती है तब टर टर करके आते हैं, मेढक बन गए, है ना, बरसात मेढक। फिर वही हाल रहता है, पूरा नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत उठाते हैं, लपड़ दपड़ में खाया, ढंग से पचा ही नहीं, गुलायदी खाओगे तो क्या है, कई बार पानी से निकलना पड़ता है। तो वही चीज होगी सर। चलते हैं आपका DPSP का सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था की, लोकतंत्र की व्याख्या कौन करते हैं? DPSP करते हैं। प्रश्न आएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ये बताओ कि मूल अधिकार या आपके नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये करते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की देखो, SCP न्याय जस्टिस की कौन सी बात कर रहा है आपका? 38 मग्गे वाला। इसमें अंतर्विश्व उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकते, वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? इन पे कोई आपका केस वेस नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। 40 वाला ग्राम पंचायतों का संगठन की बात की गई थी, और 41 काम करने का अधिकार है। काम करने का अधिकार का मतलब क्या है सर? आपका कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, असक्तता हो गई, काम नहीं कर सकते, बिना काम लिए कोई पैसा नहीं देगा, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था करे, ये इसमें बोल रखा था। ठीक है, काम, शिक्षा और लोक सहायता देने की जिम्मेदारी की गई थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है।
ठीक है, काम करने का अधिकार। ये 100 दिन इसको लेकर के इस पे भी कानून बना दिया सरकार ने, जिन जिन पर काम कर लिया वो 41 भी है। नरेगा लेकर के आए थे 2005 में 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिवस पे, ठीक है। उसके बाद में देखोगे 2 अक्टूबर को 2009 में ही क्या हुआ, नामकरण बदल दिया, नामकरण चेंज कर दिया, मनरेगा हो गया, ठीक है। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है आपका, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, चलो ये क्या हो गया आपका मनरेगा, इस तरीके से हो गया। आर्टिकल 48 की हम बात करेंगे सर, आपका कृषि एवं पशुपालन का संगठन, स्पेशली बात करेंगे दुधारू और आपके वाहक जो पशु हैं उनका वध निषेध है। पहली बात समझ में आइएगा। 48 में क्या बोल रहा है ये आपका, देखो कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना ये अच्छी बात है। दूसरी एक और बात बोली इन्होंने कि जो दुधारू पशु हैं, गाय बैल भैंस बकरी जो भी हैं, और जो वाहक है जिनसे सामान वामान लेके जाते हैं, अब तो हमने काम ही खत्म कर दिया, गाड़ी वाड़ी आ गई तब से, ठीक है, उनका वध निषेध करने की बात की गई थी। कहां पे, 48 में। संविधान किसके विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, बच्चों के विरुद्ध अधिकार, स्त्रियों के विरुद्ध, जनजातियों या दलितों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है संविधान, किसके विरुद्ध, ठीक है। तो ये क्या आपका दलित नहीं है, इनमें से ये तीनों के विरुद्ध तो स्वीकार करता है। बच्चों स्त्रियों जनजातियों की बात करोगे, ठीक है, तो स्वीकृत करता है, अधिकार स्वीकृत करता है इनके विरुद्ध। पहले बड़ी एग्जाम में आया हुआ है, क्या समझ में आया, इसका कहना क्या चाह रहा है बताओ बताओ, पहले नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, आइए इसका प्रश्न छोड़ दो, यहाँ पे समझाने का मतलब ये फैक्ट है आपके, इसके बाद में जिम्मेदारी है रिवाइज करना क्विक, और इसी चैप्टर पे जाना। डीपीएसपी वगैरह भी खत्म हो गए आपके, फंडामेंटल राइट खत्म हो गए। फिर आप जो ना 1000 साल बाद बैठते हो उस किताब को उठा के, फिर कहते हैं अगली बार पढ़ेंगे, और साल दर साल पढ़े ही जा रहे हो, वो कुछ नहीं रहा है। एक ही बार में खत्म करो सारी चीजें, ठीक है। वक्त का कोई पता नहीं कौन कहाँ है, कब है, किसके साथ में। खुश रहिए, ख्याल रखिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला चलते हैं इंग्लिश की ओर।